नमस्कार। आज का विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और ये ख़ास तौर से उन युवा दोस्तों के लिए, उन युवा साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जिनको अभी संतान की इच्छा है, जो नवविवाहित हैं और अपना बच्चा प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप इसे पूरी गंभीरता से सुनिएगा। माता पिता बनना यह दैवीय सुख है। कुछ लोग इसे गृहस्थ आश्रम से जोड़ देते हैं, लेकिन समस्त सृष्टि, पूरा का पूरा जो भी वितान चल रहा है, सन्यासी कहाँ से आएंगे, धर्म रक्षक कहाँ से आएंगे, धर्म पालक कहाँ से आएंगे अगर प्रजनन नहीं होगा तो सात्विक और धर्म पालक संतति हो, इसके लिए उचित प्रजनन और उसकी सुरक्षा आवश्यक है। भारतवर्ष में आधुनिक शिक्षा के प्रभाव में और फेक करियरिज्म के चलते कई बार हम लोग अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाते हैं। हमारी जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बायोलॉजिकल ड्यूटी है वो ये है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म चलता रहे। हमारा जो डीएनए है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरी फॉरवर्ड होता रहे। अब हम पहले तो विवाह में देरी करते हैं, दूसरा कि विवाह के बाद लोग सुख सुविधाएं जुटाने में व्यस्त रहते हैं, संतान में देरी करते हैं। और अब जो आधुनिक वातावरण है, जो खान पान है, जो लाइफस्टाइल है, उसमें कई बार क्या होता है कि जो दंपति है, जो कपल है, उसको कुछ परेशानियां, कुछ बीमारियां लग जाती हैं और कई बार मेडिकली कोई बीमारी या परेशानी ना होने के बावजूद भी कोई कपल नेचुरली कंसीव करने में सफल नहीं हो पाते। अगर कोई कपल 1 वर्ष से संतति के लिए प्रयास कर रहा है और उनको कंसीव नहीं हुआ, तो मेडिकल साइंस कहता है कि नाउ दिस कपल इज इनफर्टाइल। ये उसकी डिफिनीशन है। 1 वर्ष विवाह के हो जाए या 1 वर्ष आपने प्रयास किया नहीं हुआ, तो अब आप इनफर्टाइल कपल कहलाएंगे मेडिकल साइंस की नज़र में। वो ठीक भी है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी के क्या कारण हो सकते हैं और क्या उसका ज्योतिष में, वनस्पति तंत्र में कोई उपाय भी है क्या। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इनफर्टिलिटी के लिए कोई एक पार्टनर जिम्मेदार नहीं होता, दोनों हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल स्त्री जिम्मेदार है या केवल पुरुष जिम्मेदार है, दोनों में से किसी को समस्या हो सकती है, कई बार दोनों को समस्या हो सकती है। तो पुरुष की जो इनफर्टिलिटी है उसको हम मेल इनफर्टिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, और स्त्री वाली को फीमेल इनफर्टिलिटी कहते हैं। पुरुष शरीर फर्टिलिटी के मामले में एंडोक्राइन और सेल्यूलर लेवल पे सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स संरचना नहीं है, अन्य जीवों के मुकाबले बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन अगर एक फीमेल बॉडी से तुलना की जाए तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इट इज़ मच ईजियर और बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। फिर भी मेडिकली 3-4 रीज़न हो सकते हैं पुरुषों में इनफर्टाइल होने के। जो पहला रीज़न है जिसे हम एंजियोस्पर्मिया कहते हैं, यानी कि स्पर्म तो है लेकिन वो मोटाइल नहीं है, उसमें मूवमेंट नहीं है। सेलुलर लेवल पे कहें तो उसका माइटोकॉन्ड्रिया वीक है, वो इतनी पावर जनरेट नहीं कर पा रहा है कि वो स्पर्म मूव कर पाए। और दूसरा जो रीज़न होता है महत्वपूर्ण, और ये ज़्यादा पुरुषों में होता है,
जो इनफर्टाइल पुरुष हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं, उसको हम कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। यानी कि जितने स्पर्म की आवश्यकता है फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलिटी के लिए, उससे स्पर्म की संख्या कम है। ओलिगो मतलब होता है फ्यू। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो प्रोडक्शन है स्पर्म्स का वो ठीक है, मोटिलिटी भी ठीक है, लेकिन उनके जो बाहर आने की प्रक्रिया है उसमें कोई परेशानी है। इसके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं। मोटा मोटा ये 3 कारण पुरुषों में होते हैं। इसके उलट जो स्त्री शरीर है, चूंकि प्रजनन का बहुत बड़ा हिस्सा ईश्वर ने, प्रकृति ने इसकी जिम्मेदारी स्त्री को दी है, इसलिए उनकी संरचना भी कॉम्प्लेक्स है। उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसमें थायराइड से लेके पिट्यूटरी से लेके फर्टिलिटी के हार्मोन्स और ओवम का टाइमली तैयार होना, अंडे का टाइमली फूटना, उसको FSH वगैरह रेगुलेट करते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रेगुलेट करते हैं। ये सारी प्रक्रिया बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। इसी कारण से स्त्रियों में जो इनफर्टिलिटी है उसके बहुत बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक चीज समझिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मैथमेटिशियन है, उसने पृथ्वी पर जिन दुर्लभ चीजों की प्रोबेबिलिटी सबसे कम है उनकी एक लिस्ट बनाई है कि सबसे कम प्रोबेबिलिटी वाली चीजें क्या है। उस मैथमेटिशियन का कहना है कि 10 के घात 31 प्रोबेबिलिटीज जब ऑन होती हैं, जब एक सीरीज में अलाइंड होती हैं, तो एक बच्चे का जन्म होता है। ये सबसे सरल घटना ये वास्तव में बहुत दुर्लभ है। अब स्त्री शरीर को समझने के लिए हमें बहुत सारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जाना पड़ेगा। वो अभी इस चैनल पर हमारा विषय नहीं है। हम ज्योतिषीय कारणों और निवारणों पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मेल फर्टिलिटी की बात करें तो वहां हमने देखा या तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या स्पर्म्स की मोटिलिटी नहीं है, और या तो स्पर्म्स का जो इजैकुलेशन है उसकी प्रक्रिया में कोई प्रॉब्लम है। अब ये तीनों ही चीजें मोस्टली मार्स और वीनस से कंट्रोल होती हैं। एक चीज ज्योतिष में समझ लेना ये बहुत बहुत जरूरी है कि कोई भी इवेंट एक सिंगल प्लेनेट कभी नहीं कराता है। वास्तव में ये सभी प्लैनेट्स ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करते हैं, और एक भी इवेंट में ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जिसकी भूमिका ना हो। हाँ, ये बात जरूर है कि जैसे किसी कैबिनेट में कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, ताकतवर होता है, होम मिनिस्टर उससे कम ताकतवर, और कोई छोटी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर है तो वो बहुत कम ताकतवर है, वैसे ही इन ग्रहों की भी भूमिका होती है। कोई ड्रम बजा रहा है, कोई झाल बजा रहा है जिसकी ध्वनि बहुत कमजोर है, बस इतनी सी बात। इन्वॉल्वमेंट सभी प्लैनेट्स का होता है। तो ये जो स्पर्म की मूवमेंट्स हैं, जो स्पर्म का प्रोडक्शन है, जो स्पर्म की क्वालिटी है, जो स्पर्म्स का इजैकुलेशन है, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र। नाम से भी लग रहा है शुक्र सीमेन का कारक है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का फैट चाहिए होता है बॉडी में, और इस फैट के ऊपर जब तक वो फैट, ये बहुत समझने वाली बात है, अगर फैट जमा हुआ है, घी जमा हुआ है, तो उसका कारक बृहस्पति है, और अगर घी फ्लो कर रहा है
घी बह रहा है, गर्म है, तो उसका कारक शुक्र हो जाता है। ये एक बहुत महीन सूक्ष्म बात है। तो शुक्र ठीक होना बहुत जरूरी है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और स्पर्म का अंडे के पास पहुंचना, ओवा तक पहुंचना, स्पर्म का रिलीज, ये मार्स के कंट्रोल में ज्यादा आता है। तो वो सभी पुरुष, यहीं से देखिए रेमेडी निकलती है, वो सभी पुरुष जो किसी तरह इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, उनको सबसे पहले क्या करना है कि अपना मार्स और वीनस यानी कि मंगल और शुक्र ठीक रखना। मंगल ठीक करने का ज्योतिषी लोग बहुत सारा उपाय बताते हैं। मैं एक ऐसा उपाय बताता हूं जिसको कि अपने अनुभव में मैंने देखा है कि ये 10 आउट ऑफ 10 काम करता ही करता है। आपको अपने मंगल को ठीक रखना है। काल पुरुष कुंडली का लगन होता है ना, लग्नेश होता है मंगल। तो सबसे पहला काम ये करना है कि अपने उठने का जो समय है, सुबह उठने का, वो निश्चित कर लीजिए सूर्योदय के समय। और जब आप एक बार अपने जगने का समय निश्चित कर लेते हैं तो आपके 24 घंटे की लगभग बाकी चीजें अलाइंड होने लगती हैं, इक्विलिब्रियम में आना शुरू हो जाती है। तो पहली रेमेडी कि सुबह समय से उठना है। अगर आपको पिता बनने की इच्छा है, आप पुरुष हैं और आपको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है इस तरह की। और दूसरा काम, या तो खूब बढ़िया एक्सरसाइज करिए, देशी एक्सरसाइज कीजिए, जिम जाइए, और नहीं तो एक स्पोर्ट अपना लीजिए, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, जिसमें खूब विगरसली हम इन्वॉल्व होते हो, ऐसा कोई खेल। और अगर आपकी कुंडली में मंगल के हिसाब से अन्य चीज़ें देख लीजिए तो मंगल के अन्य भी उपाय कर सकते हैं, जैसा कि ज्योतिषी लोग बताते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है, वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इससे मतलब नहीं। अगर आपको स्पर्म से रिलेटेड कैसा भी प्रॉब्लम है तो अपने शरीर की सोमवार, बुधवार और शनिवार को तेल से अच्छी से मालिश कीजिए, और बाकी दिनों में बिना तेल के खूब रगड़िए, उद्वर्तन जिसको कहते हैं, खूब रगड़िए। और ये 3 महीना 100 डेज करके देखिए, और फिर जाके अपना सीमेन टेस्ट कराइए। आप देखेंगे कि आपके सीमेन की, स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ बहुत इम्प्रूव हो गई है, और अब आप पिता बनने लायक स्थिति में आ गए हैं। दूसरा, पुरुष लोग एक काम और कर सकते हैं। ऐसे पुष्प जो रात में खिलते हैं और सफेद रंग के हैं और किसी भी तरह से टॉक्सिक नहीं है, उनमें कोई जहरीला द्रव्य नहीं है, तो आप उनको खाना शुरू कर दीजिए। कितनी संख्या में खाते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, बस उसको खाना शुरू कर दीजिए। कभी 1, कभी 2, कभी 3, जितनी इच्छा, इतने से काम बन जाएगा। और एक लास्ट काम और कर लीजिए। अपने यहाँ एक ड्राई फ्रूट मिलता है, भारतवर्ष में मिथिलांचल में उगता है, उसका नाम है ताल मखाना। ताल मखाने को कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स के साथ, आपको कोई आयुर्वेदाचार्य ने दिया हो या कोई व्यक्ति जो हर्ब्स की अच्छी नॉलेज रखते हैं, उनसे कौंच, शिलाजीत, विधारा, अश्वगंधा, काली मिर्च, त्रिकटु, त्रिफला जैसी जो आयुर्वेदिक वाजीकारक औषधियां हैं, उनके साथ आप ताल मखाना का सेवन प्रारंभ कर दीजिए। सिर्फ 100 डेज में आप अपना रिजल्ट देख के खुद चमत्कृत रह जाएंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस या ज्योतिष का चमत्कार नहीं है। ये है क्या कि हम अपने शरीर को वो अवयव, वो एलिमेंट्स दे रहे हैं जिनसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। मेडिकली देखेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर की भूमिका है जिसका नाम है कोएंजाइम Q10।
ये कोएंजाइम Q10 या यूबिक्विनोन कुछ फूड्स में बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। आप उनको स्पेशली जाड़े के दिनों में खा सकते हैं। अब बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी की। मैंने शुरू में ही कहा कि फीमेल बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है फर्टिलिटी के मामले में। तो इसका डायग्नोसिस और इसका ट्रीटमेंट, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखिए, जितनी भी महिलाएं आपको इनफर्टाइल दिखाई देंगी, जिनको नेचुरली कंसीव करने में समस्या है, उनको 5th हाउस का एफ्लिक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा उनकी जन्म पत्रिका में सर्पदोष और शनि की उपस्थिति का भी ध्यान रखिएगा। जैसे 9वें भाव में शनि उपस्थित है और 5म भाव पंचमेश किसी भी तरह से कमजोर होते हैं तो उस स्त्री को समस्या आती है। ठीक ऐसे ही जो 5म भाव के स्थायी कारक हैं, सूर्य और बृहस्पति। सूर्य चूंकि जो हमारी काल पुरुष कुंडली है उसमें 5म भाव में सिंह राशि आती है, जो कि संतान का भाव है। 5म भाव प्रेम का भी भाव है। तो सूर्य अगर गड़बड़ है और 5म भाव का स्थायी कारक बृहस्पति अगर गड़बड़ है तो स्त्री की कुंडली में समस्या आती है। सर्पदोष, जंतु दोष हो तो भी समस्या आती है। वो जन्म पत्रिका के पूर्ण विश्लेषण के बाद निश्चित किया जा सकता है कि सही कारण क्या है और उसका निवारण क्या होना चाहिए। एक मोटा मोटा मैं आपको आउटलाइन यहां देने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे यहाँ काम शास्त्र के आचार्यों ने कहा है कि संतान जो है वो केवल स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं हो जाता, वो संयोग के बाद हर्षल की उपस्थिति से होता है। ये एक बहुत गहरा विषय है। इस पर समझाने के लिए बहुत लंबे वीडियो की आवश्यकता होगी। यह मान के चले कि जैसा पूर्वाचार्य कहते हैं कि काम, रति, रजवीर्य और हर्षल, इन 5 की उपस्थिति हो, पंचमें शुद्ध अवस्था में गोचर कर रहा हो, उस समय गर्भ ठहरता है। पहले तो लोगों के पास इतना समय था, 17-18 वर्ष में विवाह हो जाता था, तो उनके पास संतान उत्पत्ति के लिए कम से कम 20-25 साल का एक स्पैन मिलता था। जिस उम्र में हमारे यहाँ लोग दादा दादी बन जाते थे, नाना नानी बन जाते थे, उस आयु में तो अभी कहते हैं अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं मुखर्जी नगर में, इलाहाबाद में, लखनऊ में। संतानोत्पत्ति मूल उद्देश्य है, यह ध्यान रखना चाहिए। और ये जो हम लोगों को पढ़ाया गया, बच्चे 2 ही अच्छे, एक ही बच्चा करेंगे, उसका करियर सेट करेंगे, भैया थोड़ा दूर की सोचो। बहुत लोग करियर सेट कर करके मर गए। जनसंख्या मेरी दृष्टि में वो ह्यूमन रिसोर्स है, वो सबसे बड़ी दौलत है। विश्व पर अधिकार उनका है जिनकी जनसंख्या अधिक है। तो संतान उत्पत्ति में निश्चित ही प्रवृत्त होना चाहिए। तो स्त्री का जो मन है ना, वो शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है संतान उत्पत्ति के लिए। जैसे ज्योतिष के क्षेत्र में होने के चलते बहुत सारी जन्म पत्रिकाएं ऐसी आती हैं जिसमें माता पिता कहते हैं कि देखिए ना, मैं बेटी की शादी 8 साल से खोज रहा हूँ, 5 साल से खोज रहा हूँ और विवाह हो ही नहीं रहा है। और जब उस कन्या से बात कीजिए तो ये पता चलता है कि मानसिक रूप से वह लड़की अभी तैयार ही नहीं है। और स्त्री का मन मैनिफेस्टेशन का मैग्नेटिक फील्ड है,
वो जिस विचार में अवगुंठित होती है वैसा ही बाहर सृजन कर लेती है। स्त्री सृजन कर लेती है, इस बात का बहुत महत्व है। तो पहले तो तन से अधिक मन तैयार हो सृजन के लिए। अब थायराइड से लेकर के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अन्य दूसरे जो फर्टिलिटी रिलेटेड हार्मोन्स हैं, और फिर उन हार्मोन्स का रेशियो, ये सब लेडी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जितने इनफर्टाइल कपल्स की काउंसलिंग कर चुका हूँ या उनको एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस दे चुका हूँ, वहाँ से कुछ लक्षण स्त्री के मैंने देखे। उसका मेडिकल और एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं। ऐसा अन्य ज्योतिषी या जो काउंसलिंग करते हैं उन लोगों के साथ भी हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे बहुत सारी महिलाएं जो इनफर्टाइल हैं या उनमें इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स हैं, उनको मैं देखता हूँ तो एक बड़ी कॉमन चीज़ निकलती है कि उनको किसी न किसी तरह से अपनी ससुराल से, यानी कि अपने पति के पक्ष से बहुत समस्या है। साइकोलॉजिकली वो बिल्कुल उनके रिचुअल्स के खिलाफ हैं, उनके बिलीफ सिस्टम के खिलाफ हैं, उनके परंपराओं को कोसते रहना, उनके पारिवारिक माहौल को भला बुरा कहते रहना। मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है कि जो पति के पक्ष के पितर है ना, शास्त्र कहता है कि पितरों की बहुत बड़ी भूमिका है संतान उत्पत्ति में। पितृदोष के कारण कितने घर वंश चले गए। तो जब वो स्त्री ऐसा करती है कि निरंतर अपने ससुराल पक्ष को कोसते रहना, गालियां बकते रहना, या मन में उनके प्रति एक दुर्भावना रखना, तो वो कहीं न कहीं वह स्त्री पितरों के कोप का शिकार होती है। और एक दूसरा महत्वपूर्ण जो ऑब्जर्वेशन रहा मेरा, एक समय के बाद पुरुष और स्त्री में सब कुछ इतना परस्पर जान लिया जाता है कि एक दूसरे में आकर्षण का जो तत्व है वो खत्म हो जाता है। जैसे आजकल लव मैरिजेस हो रही हैं, तो साथ में कॉलेज में पढ़े, यूनिवर्सिटी में पढ़े, पीजी किया, फिर जॉब करी, खूब चिन्हा हो गया, खूब अपनापन हो गया, खूब परिचय हो गया, और इस अति परिचय ने आकर्षण को खत्म कर दिया। जब आप 24 घंटे साथ रहेंगे तो आकर्षण खत्म हो जाएगा। जब अति परिचय हो जाएगा, जब सब कुछ अति सुलभ हो जाएगा, तो भी आकर्षण खत्म हो जाएगा। मैंने गांव देखे हैं, 1980 के दशक के गांव की मुझे याद है कि लोग अपनी धर्म पत्नी से महीने में एक आध बार, युवाओं की मैं बात कर रहा हूं, महीने में 1-2 बार मिल पाते थे। तो उनमें जो आकर्षण थी, जो आकर्षण का त्वरा रहा होगा, जो आकर्षण का गुरुत्व रहा होगा, हम आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। अति परिचय ठीक नहीं, अति सुलभता वह भी ठीक नहीं। पुराने ज्वाइंट फैमिलीज में जहां ऐसा बेडरूम वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, कपल्स हफ्ते हफ्ते, 2-2 दिन, 3-3 दिन प्रतीक्षा करते थे कि 5 मिनट साथ बैठ ले। उसमें ये जो आकर्षण है, जो दैहिक आकर्षण है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, उसका उद्दीपन, उसका प्रदीपन जिस ढंग से होता था, मुझे लगता है कि वो फर्टिलिटी के लिए ज्यादा मुफीद था। अब एक तीसरे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको।
जितने इनफर्टाइल कपल्स आप देखेंगे, आप अस्पतालों में या आयुर्वेदाचार्यों के यहाँ या ज्योतिषाचार्यों के यहाँ, इनकी बड़ी लंबी कतार है। वो कहीं आशीर्वाद और चमत्कार के पीछे भागते हैं, जबकि वो आशीर्वाद और चमत्कार उनके भीतर है, स्वयं उनके भीतर है। इसको समझने में वक्त निकल जाता है लोगों का। सबसे पहली बात कि जैसा हमारे पिछली जनरेशन के लोग, उनका जो जीवन का तरीका था कि एक उम्र तक वो माता पिता के लिए जीते थे। 30-35 बरस की उम्र तक उनका जीवन माता पिता को समर्पित था, और 30-35 के बाद का जो जीवन है वो अपनी संतति के लिए समर्पित था। उसमें सेल्फ की जो भावना है उसका अभाव था, निजता की भावना का जो था वो अभाव था। हम निजी एक व्यक्ति के रूप में नहीं है, हम एक परिवार के रूप में है, यह भावना थी। उसमें कोई इनफर्टाइल रह जाए ऐसा बहुत कम चांस होता था। अभी ये जो मैं की भावना आती चली गई, अकेले मैं, मेरा अधिकार, मेरा सुख, मेरी निजता, मेरा एकांत, वो कहीं ना कहीं इस चीज को हर्ट कर रहा है, ऐसा मैं सोचता हूं। और एक और महत्वपूर्ण बात, फर्टिलिटी एक ऐसी चीज है जिससे कि सोसाइटी, जिससे कि हमारा करियर, जिससे कि हमारा आर्थिक स्तर, हमारी अपनी मानसिक अवस्था, ये सब कुछ प्रभावित होते हैं और उसे प्रभावित भी करते हैं। तो दरअसल जब आप अपनी फर्टिलिटी पे काम करते हैं तो आपके जीवन के लगभग सारे पक्ष ठीक होने लगते हैं। ये उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने कभी इनफर्टिलिटी झेली। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं जो इनको प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में, कंसीव करने में मदद करें, इस पर एक छोटी सी आउटलाइन रखने की कोशिश करता हूं। देखिए, जब हम मुश्किलों में फंसे ना, तो कुछ समय के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों को छोड़ देना चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप कोई रोगी है और आपने यह मन बनाया हुआ है कि नहीं भैया, एलोपैथी ही सही साइंस है, होम्योपैथी और आयुर्वेद तो बेकार है। तो आपको पैथी चाहिए या क्योर चाहिए, है ना? आप किस दवा से ठीक हो रहे हैं ये महत्वपूर्ण है या ठीक होना महत्वपूर्ण है? मैं आपको बताऊं, एक बहुत शीर्षस्थ विज्ञान के क्षेत्र के हमारे मित्र थे और उनको इस पूर्वाग्रह ने कहीं ना कहीं बहुत हर्ट किया। वो होम्योपैथी को फेक मानते थे और तमाम उनके प्रेजुडिसेस थे, और मुझे लगता है कि शायद उन्होंने ऐसा नहीं किया होता, होम्योपैथी और आयुर्वेद का भी थोड़ा इस्तेमाल किया होता, तो आज उनका जीवन बच सकता था। तो सबसे पहले वो जो इनफर्टाइल फीमेल है, उनकी जो भी मेडिकल डायग्नोसिस है और जो भी एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोसिस है, उसको ऑन पेपर रखा जाए। और मैं बार बार लोगों को ये कहता हूँ कि आयुर्वेद, ज्योतिष और योग, इन तीनों की जो भावभूमि है वह एक ही है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस, उनको इन तीनों की एक साथ मदद से ठीक किया जा सकता है। तो वो जो इनफर्टाइल कपल है, लेडी है, वो किसी भी पैथी से इलाज करा रहे हो, इन तीनों को भी थोड़ा सा उतारना चाहिए जीवन में, आयुर्वेद, योग और ज्योतिष।
देखिए इसमें क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यह समझिए कि अगर आपके शरीर में एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या है, वह पुरुष हो स्त्री हो कोई भी हो, तो यह जान लीजिए और ये मान लीजिए कि आपके शरीर में बहुत सारा टॉक्सिन इकट्ठा हो चुका है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उस टॉक्सिन को शरीर से बाहर करना है। टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर करने का सबसे अच्छा तरीका है पसीना बहाइए। अब हमारी जो महिलाएं हैं जो फ्लैट्स में बंद हैं, घरों में बंद हैं, ऑफिसेज में बंद हैं, उनको धूप नहीं मिलता तो विटामिन डी नहीं मिलता, एर्गोकेस्टेरॉल और तमाम जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनकी कमी हो जाती है। तो पहला काम महिलाएं ये करें कि खूब पसीना बहाएं। इससे उनके शरीर से पसीने के साथ टॉक्सिन निकलेगा और उनका एंडोक्राइन सिस्टम बेहतर होने लगेगा। दूसरा काम, आजकल महिलाएं जो है ना, मैं देखता हूं कि वो घरों में सज संवर के नहीं रहती हैं, और जब वो बाहर जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, ऑफिस जाती हैं, पिकनिक पे जाती हैं, तो उनका बहुत सिंगार पटार हुआ रहता है। मैं महिलाओं के कतई विरुद्ध नहीं हूँ, वो देवियाँ हैं और उन देवियों की हम भारतवासी पूजा करते हैं। वो माँ है, जननी है, वो दुर्गा काली है। मैं इस भेद के तनिक खिलाफ। जैसे हमने वो समाज देखा है जहां विवाह से पहले जो लड़कियां होती थी वो कोई लिपस्टिक कोई मेकअप होता ही नहीं था, प्रश्न ही नहीं था। ये कॉन्शियस में था, सब कॉन्शियस में था कि श्रृंगार एकांतिक उसके लिए है, विवाह के बाद के लिए है, विवाह से पहले नहीं। विवाह से पहले ये जो ढेर सारा कॉस्मेटिक्स और कॉस्मेस्यूटिकल्स का इस्तेमाल है, ये आप बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स गूगल कर लीजिएगा, आपको दिखाई देगा कि ये हार्मोनल प्रोफाइल में किस तरह से बदलाव रखते हैं। विवाह से पहले थोड़ा हल्के मेकअप में काम चला लीजिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और विवाह के बाद वो घर में भी थोड़ा सा सच संवर के रहना, ये शुक्र का बहुत बड़ा उपाय है। देखिए यूरोप में, अमेरिका में क्या होता है, ये उनके भूगोल, उनके जियोलॉजिकल कंडीशन, उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। भारत एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला है। यहाँ पर जिन परंपराओं को हमने इन लाखों वर्षों में अपनाया है, उनके पीछे बहुत सुदीर्घ परंपरा है और उसके कुछ निश्चित कारण हैं। तो विवाह के बाद मैं देखता हूँ कि हमारी स्त्रियाँ, उनको सुहाग के चिन्हों से परहेज है, उन्हें घर में श्रृंगार नहीं चाहिए, उनको बाहर मेकअप चाहिए। ऐसे में उनका शुक्र खराब होने लगता है। थोड़ी देर के लिए आई माइट बी साउंड काइंड ऑफ मिजोगाइनिस्ट, लेकिन ये सच है। तो यहाँ से एक रेमेडी निकलती है कि जब आप घर में रहें तो आप शुद्ध, ताज़े और हमेशा खुशबूदार और शोभनीय बने रहें। इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। ये शुक्र को बलि करने की प्रक्रिया है, इसके मूल में जाइए। अब जैसे पुरुष के लिए बताया था कि उसको रात में उगे हुए सफ़ेद फूल जो एडिबल हैं, जो खाए जा सकते हैं, वो खाने हैं। स्त्री को क्या करना है कि उसको लगातार मंगल और बृहस्पति के उपाय करने हैं। अनार खाना एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है फर्टिलिटी के लिए। 1 वर्ष लगातार एक एक अनार खा लिया जाए तो फर्टिलिटी जड़ से दूर हो जाएगी। आप देख लीजिएगा करके। इसके लिए किसी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये व्यवहार में अपनाने की चीज़ है। अनार साक्षात मंगल है, बहुत महत्वपूर्ण फल है। उस पर कभी एक पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि लाल फूल खाएंगी स्त्रियां।
जो दिन में उगते हैं, जैसे कि गुड़हल। अगर आपको गुड़हल की स्मेल खराब नहीं लगती हो तो आप गुड़हल खाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि गुड़हल का जो लाल वाला हिस्सा है, कि एक चीज समझिए, फूल जो है ना वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो नेचर का एक नियम है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का खाने से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन क्षमता, प्रजनन का जो केंद्र है, वो बहुत बेहतर रिस्पॉन्स करता है। वहाँ जो नाड़ियाँ हैं, वहाँ जो हार्मोन्स के सेंटर हैं, वहाँ जो न्यूरॉन्स हैं, वो अच्छा रिस्पॉन्स करने लगते हैं। तो महिलाएं क्या करें, दिन में उगने वाले, दिन में खिलने वाले लाल पुष्प खाना शुरू कर दें। और क्या करना है, हमारे यहाँ कुछ बड़ी महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं स्त्रियों के लिए। उनका प्रयोग इस नई जनरेशन ने बहुत कम कर दिया है। उनका प्रयोग आप शुरू करें, आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। जैसे कि नाग केसर, ये बहुत कम मात्रा में लेना है। इसको बेस बना के आयुर्वेद की कुछ कंपनियों ने एक औषधि बनाई जिसका नाम रखा है पुष्यानुग चूर्ण। इस पुष्यानुग चूर्ण के साथ साथ आप एक और औषधि लीजिए जिसका नाम है फलघृत। बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, कुछ कंपनियां इसका नाम उन्होंने फल कल्याण घृत रखा हुआ है। तो लंबे समय में पुष्यानुग चूर्ण और फल कल्याण घृत लगातार लेने से आपको लाभ होगा। और इसे आपको 2 और औषधियों के साथ लेना है, अशोकारिष्ट और लोद्रासव। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करते हैं। संतान का जो कारक है वो है बृहस्पति, और हमारे शरीर में लीवर जो हिस्सा है ना, लीवर का, उस पर भी बृहस्पति का अधिकार है। इनफर्टाइल कपल्स में 100 में 90 टाइम्स किसी न किसी पार्टनर का लीवर खराब रहता है। तो क्या करना है, लीवर को ठीक करना है। अब लीवर को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, बृहस्पति और मंगल का रंग मिला लीजिए। तो वो जो रंग बनेगा, वो रंग बनेगा पपीते का, वो रंग बनेगा गाजर का, वो रंग बनेगा एप्पल का। इनका सेवन शुरू कर दीजिए दोपहर में। दोपहर के समय पर बृहस्पति का अधिकार अधिक होता है। और लीवर को ठीक करने के लिए अन्य जो औषधियाँ हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं, बहुत सारी औषधियाँ हैं, होम्योपैथी में, आयुर्वेद में, एलोपैथी में, वो भी दोनों पति पत्नी लेना शुरू करें। लीवर फंक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाए, संतान उत्पत्ति में उतनी ही आसानी हो जाएगी। ये फर्टिलिटी पे मेरा पहला वीडियो है। इस पर हम एक सीरीज कर रहे हैं, कम से कम 2 और वीडियो आएंगे फर्टिलिटी पर। आप सब इसे ध्यान से सुनिए और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उनके बीच में साझा भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।